यदि आप लहसुन की खेती करते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आपको सही समय पर अपनाना होता है, क्योंकि लहसुन में फफूंद जनित रोग, कीट और उर्वरक आदि पर हमको सही से ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ अन्य ज़रूरी काम, सिंचाई और पानी की भी सही समय पर व्यवस्था करना, निराई गुड़ाई भी हमको सही ढंग से करना है। और कुछ ऐसे काम हैं यदि अपनाते हैं तो हमको सिंचाई भी कम करना पड़ेगा और निराई गुड़ाई से भी हमको फुर्सत मिल जाएगी और आपकी जो पैदावार है यानी कंद भी काफ़ी बड़ा और अच्छा होगा, जिससे जो है आपकी उपज भी काफ़ी बेहतर मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम लहसुन पर पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। पहले बात करते हैं रोगों के बारे में। लहसुन में कुछ कीट लग जाते हैं जिनको यदि हम सही समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो यहीं से हमारी उपज कम होने का कारण बन जाता है। क्योंकि जब हम लहसुन की बुआई कर देते हैं तो कुछ ऐसे खेत होते हैं जिसमें दीमक का प्रकोप काफ़ी अधिक होता है, और दीमक पे नियंत्रण के लिए वैसे तो हमको बुआई के समय ही दवाओं का यूज करना चाहिए, लेकिन यदि आपने नहीं अपनाया है, दोबारा फिर दीमक दिखाई पड़ रही है, तो आपको उसका नियंत्रण करना है। दूसरा रोग जो कीट होता है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स भी आपके लहसुन को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाता है, और इसमें यदि हम ज़रा सी लापरवाही करते हैं या देरी करते हैं तो भी थ्रिप्स के आक्रमण से हमारी लहसुन की फसल काफ़ी अधिक प्रभावित होती है। तो दीमक के लक्षण यदि दिखाई पड़ रहे हैं यानी पौधा सूख रहा है, उसको उखाड़ कर देखते हैं, दीमक का प्रकोप यदि है, तो जब आप सिंचाई करें तो सिंचाई के समय आप क्लोरोपाइरीफास 20% वाली ले लीजिए। इसकी 400 से 500 ml मात्रा जो है आप 1 एकड़ में डाल दीजिए। उसके बाद सिंचाई कर दीजिए, या सिंचाई करें और जब पानी भरा हो तो उस समय भी आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पानी जब अंदर सूखेगा तो अंदर तक क्लोरोपाइरीफास जो दवा है वो चली जाएगी और दीमक को अच्छी तरह आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो आप इस प्रकार से दीमक को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे अधिक आक्रमण कीट का होता है वो थ्रिप्स का होता है। यदि आपको लहसुन में ऊपर की पत्तियां, निचली पत्तियां जो हैं उसकी नुकीली पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं, मुड़ गई हैं, और पीली पत्ती दिखाई पड़ रही है। नुकीली पत्ती से मतलब नुकीला भाग जो होता है वो पीला दिखाई पड़ रहा, मुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, या उस पर छोटे छोटे पीले धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर थ्रिप्स का असर होता है। थ्रिप्स को यदि सही समय पर नहीं नियंत्रण करेंगे तो आपकी फसल जो है धीरे धीरे प्रभावित होगी, ग्रोथ रुक जाएगी और पौधा जो है बौना रह जाता है और धीरे धीरे उसका पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो भोजन बना नहीं पाता है, जिससे जो है पैदावार आपकी कम हो जाएगी। तो थ्रिप्स का असर दिखाई देने पर आप थायोफेनाइड मिथाइल जो है 30% EC वाली 15 ml एक पंप में मिला करके स्प्रे कर दें। यदि आप लंबे स्तर पर खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 150 से 200 ml मात्रा लेकर के स्प्रे कर दें। उसके बाद जब अगली सिंचाई करें यानी 20 से 25 दिन पर आपको इमिडाक्लोप्रिड ले लेना है। इसकी 50 से 70 ml मात्रा जो है आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। एक पंप के बारे में बात करें तो 5 से 7 ml प्रति पंप आप डाल दीजिए और स्प्रे करते रहें। बदल बदल के दवाएं स्प्रे करेंगे तो थ्रिप्स पे भी कंट्रोल हो पाएगा, और जो दीमक लगती है या अन्य कीट भी लगते हैं तो उस पर भी कंट्रोल हो जाता है। दूसरा आता है फफूंद रोग। लहसुन में फफूंद रोग भी काफ़ी अधिक लगते हैं, जिसमें से जो मुख्य तौर पर लगते हैं, तना गलना चालू हो जाता है, भूरा धब्बा दिखाई पड़ता है, बैंगनी धब्बा दिखाई पड़ता है और झुलसा रोग। इस रोग से भी काफ़ी अधिक हमारी लहसुन की फसल प्रभावित होती है और उपज पर सीधे इसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी लहसुन की फसल सूख करके ख़राब हो जाती है और हमारा काफ़ी अधिक घाटा हो जाता है। तो इसके लिए आपको 2 दवाओं को यूज करना है। एक फार्मूले में दोनों दवाएं आती हैं, यदि आप अलग अलग यूज करना चाहें तो अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। एक फार्मूले में आती हैं तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब जो एक ही फार्मूले में आती हैं, ये दवा आप ले लीजिए और इसकी एक बार में 1 एकड़ में यदि आप स्प्रे करते हैं तो 400 ग्राम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, और इसको जो है प्रत्येक सिंचाई के बाद आप स्प्रे करते रहें, या निराई गुड़ाई जब कर दें तो उसके बाद स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप सिंचाई के समय जो कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो निराई गुड़ाई के समय आप इसका स्प्रे कर दें, जिससे 8 से 10 दिन का अंतर भी आ जाएगा, और जो आपको स्प्रे करना है दवाओं का और फफूंदनाशक और कीटनाशक का वो भी काफ़ी बढ़िया, बीच में गैपिंग भी मिल जाएगी, दोनों का असर भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। ध्यान रखना है कि आपको कीटनाशक भी हर सिंचाई के समय यूज करना है और फफूंदनाशक भी यूज करना है, तभी आप लहसुन से बढ़िया जो है
सभी रोगों पर कंट्रोल कर पाएंगे और बढ़िया फ़ायदा भी आपको मिलेगा, पौधा काफ़ी हरा भरा दिखेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है मुख्य रूप से बातें सिंचाई और निराई गुड़ाई की। देखिए दोस्तों, यदि हम सिंचाई और निराई गुड़ाई की बात करें तो आप कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से सिंचाई भी कम कर सकते हैं, निराई गुड़ाई की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी या पड़ेगी तो बहुत कम पड़ेगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, यदि आप इस तरीके को अपनाते हैं तो सिंचाई की बचत होगी और कंद भी काफ़ी अच्छे बैठेंगे। यानी आपको ऊपर से जब बुआई करते हैं, बुआई के बाद यदि पौधा निकल भी आता है तभी आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग के रूप में जो गन्ने की पताई होती है उसको ले लीजिए, या तो फिर जो पुआल होता है धान का उसको ले लीजिए, दोनों में से कोई चीज़ ले लीजिए, या सूखी हुई घास फूस है उसको भी आप ले सकते हैं। इसको चारा मशीन में आप काट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। और उसके बाद जो है लहसुन जहाँ पर आपने बुआई किया है क्यारियों में, इसको बिखेर दीजिए। ध्यान रखना है 3 से 5 सेंटीमीटर तक क्यारी में आपकी ये लेयर बिछी होनी चाहिए। इससे जो है ये नीचे नमी भी बनाए रखेगी और खरपतवार भी उगने से रोकेगी। यानी जो बुआई के समय हम दवाएं डालते हैं खरपतवार ना उगें, तो वो भी खर्चा बच जाएगा, सिंचाई का भी खर्चा बच जाएगा और अधिक समय तक नमी भी बनी रहेगी, निराई गुड़ाई का भी खर्चा बच जाएगा। साथ साथ एक और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि नीचे की मिट्टी जो है टाइट नहीं होती है, तो इससे जो है जब कंद बनता है तो वो काफ़ी बढ़िया और बड़े आकार का बनता है। तो जब आप मल्चिंग करेंगे तो उससे ढेर सारे फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिंचाई की बात यदि करें तो यदि आप मल्चिंग कर देते हैं तो 30 से 35 दिन पर आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। मल्चिंग नहीं करते हैं तो 15 से 18 दिन पर आपको सिंचाई की आवश्यकता करनी रहेगी और उसके साथ में आपको निराई गुड़ाई भी करते रहना पड़ेगा। बात आती है उर्वरक की, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो सभी फसलों के लिए है। लहसुन में कुछ उर्वरक का तरीका आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। यानी जब आपकी लहसुन 20 से 25 दिन की हो जाए तो उस समय आप जो यूरिया होती है उसकी आप टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए। अधिक देने की आवश्यकता नहीं, 1 एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम ले लीजिए और उसको आप दे सकते हैं। यदि नहीं देते हैं तो आप इसकी जगह पर 19-19-19 जो है इस उर्वरक को भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन लहसुन में आपको मात्रा काफ़ी कम रखनी पड़ेगी, 500 ग्राम मात्रा ही 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि पौधे के ऊपर बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें आप लापरवाही करते हैं और गलत तरीके से स्प्रे कर देते हैं उर्वरकों का तो आपकी फसल जल सकती है, ख़राब हो सकती है और आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपकी फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो जाए तो उस समय आप ग्रोथ प्रमोटर दे सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर के साथ चाहें तो आप कोई उर्वरक भी साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। जैसे 19-19-19 हो गई, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 0-52-34 है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ी ज़रूरी बात है उसको भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपको जिंक की कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं अपने लहसुन की फसल में तो आप चूने का पानी लीजिए और उसके साथ चिलेटेड जिंक मिला करके स्प्रे करें तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि हमने बताया कि यदि आप यूरिया आदि का स्प्रे करते हैं तो लहसुन की फसल को नुकसान पहुँचने के अधिक चांस रहते हैं। तो चूने का पानी लीजिए और चिलेटेड जिंक लीजिए। 1 एकड़ में 200 ग्राम जो है चिलेटेड जिंक की आवश्यकता पड़ेगी और आपको 2 लीटर चूने का पानी की आवश्यकता पड़ेगी। प्रति पंप आपको चिलेटेड जिंक मात्र 20 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। 200 ml जो है आपको चूने का पानी लेना पड़ेगा और 15 लीटर पानी में मिला करके प्रति पंप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी 50 से 55 दिन की लहसुन हो जाती है तो इस समय आपको यदि हल्की मिट्टी है या आपको पोषक तत्वों की कमी नज़र आ रही है तो आपको कुछ चीज़ों को अपनाना ज़रूरी है। यानी जो NPK 12-32-16 आती है इसकी आप 15 से 20 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और सिंचाई के पहले आप अपने खेत में बिखेर दीजिए और उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई के तुरंत बाद भी दे सकते हैं। तो इससे काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है क्योंकि जब कंद बनने का समय चालू होता है तो उस समय तक आपको एक लंबे समय तक सभी पोषक तत्व अपने लहसुन के खेत में मिलते रहते हैं। जब 70 से 80 दिन की आपकी लहसुन हो जाए तो इस समय एक उर्वरक जो है इसका ज़रूर प्रयोग करें। इससे काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलता है, कंद का आकार बड़ा हो जाता है
और बहुत अच्छा चमकदार कंद भी बनता है। ये उर्वरक है कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि लहसुन में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और कभी कभी कैल्शियम की कमी के कारण कंद छोटे रह जाते हैं, आकार सुडौल नहीं रहता है या उनके जो है इतने बढ़िया उपज नहीं मिलती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट को आपको यूज करना है। इसको जब आपकी 70 से 80 दिन की लहसुन हो जाए तब यूज कर लें, और जब आपकी पककर तैयार होने वाली है 120 दिन पे फसल, तो जो सब 100 दिन की हो जाए तब आप इसको यूज कर लें। अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। 1 एकड़ में आपको 1 किलोग्राम मात्रा को स्प्रे करना रहेगा। 2 बार स्प्रे कर देंगे तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम पौधे को भरपूर मिलेगी, जिससे कंद का आकार काफ़ी बढ़िया होगा। तो दोस्तों ये तरीके यदि आप अपनाते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया लहसुन की पैदावार मिल जाएगी। हाँ, थोड़ी नॉर्मली खर्च जो आप करते हैं, जैसे बाद में रोग लग गया उस समय करते हैं, तो रोग पर भी नियंत्रण नहीं होता है और आपकी फसल भी ख़राब हो चुकी होती है, उपज भी घट जाती है। तो हमने जो तरीका बताया है कि आपको कीटनाशक और फफूंदनाशक का स्प्रे रेगुलर रूप से जब आप सिंचाई करें या निराई गुड़ाई करें तो करते रहना है। बीमारियों को आने का इंतज़ार नहीं देखना है, क्योंकि जब कोई बीमारी लग जाती है तो उस पर बाद में कंट्रोल कर पाना 100% संभव नहीं होता है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, सही तरीका अपनाना है, तो आप पैदावार बहुत बढ़िया ले पाएंगे। तो ऐसी ही जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।